5 नवंबर 1996 की रात है और वक्त है तकरीबन 1:30 बजे के लगभग। पाक फौज के जवानों ने गवर्नर हाउस लाहौर को घेर रखा है और मकसद है वहां मौजूद सरमायाकारी के फेडरल मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी को हिरासत में लेना। तमाम एयरपोर्ट्स सील किए जा चुके हैं और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो समेत उनके सैकड़ों साथियों के नाम ECL में डाले जा चुके हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर भी फौज गश्त कर रही है और बेनजीर भुट्टो घर में बेखबर सो रही हैं और शायद वो नहीं जानती कि उनके एक साबिक अंकल, जिन्हें वो बरसों पहले पार्टी से फारिग करके भूल भाल चुकी हैं, उनकी जगह मुल्क के निगरान वजीर आज़म बना दिए गए हैं और उनके ज़िम्मे 3 माह में इलेक्शन करवाने के अलावा भी एक काम लगाया गया है। वो काम क्या था और उसमें वो कितने कामयाब रहे? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज में हम आपको यही सब दिखाएंगे। BBC के नुमाइंदे ने रात 1:30 बजे के करीब असम्बलियां टूटने की खबर सुनी और तस्दीक के लिए वजीर आज़म हाउस फोन किया तो उन्हें बताया गया कि वजीर आज़म सो रही हैं। शायद रात 1:30 बजे असम्बलियां तोड़ने की खबर मोहतरमा भुट्टो के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वजीर आज़म हाउस के बाहर भी पाक फौज के जवान मौजूद थे और अब कल की वजीर आज़म अपने ही घर में हाउस अरेस्ट हो चुकी थीं और उनके इंटरकॉम्स बंद कर दिए गए थे। उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी और वो बाहर सड़क पर बैठी इजाज़त का इंतज़ार कर रही थीं। सड़कों पर मुसल्लह अफवाज को देखकर अपोजिशन के हामी रक्स कर रहे थे और पीपल्स पार्टी के कारकुन पुलिस के हाथों उठाए जा रहे थे। बेनजीर भुट्टो को तो कुछ दिन बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी को लाहौर से इस्लामाबाद सहाला रेस्ट हाउस मुंतकिल किया गया और फिर वहां से कराची के किसी खुफिया मुकाम पर ले जाकर पूछगछ शुरू कर दी गई। 18 दिसंबर 1996 को यानी गिरफ्तारी के तकरीबन 40 दिन बाद आसिफ अली जरदारी पर मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल, हॉर्स ट्रेडिंग, SGS कोटकना से $5 करोड़ रिश्वत लेने और आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा 11 करोड़ रुपए में बेचने के इल्ज़ामात लग रहे थे। अब मलिक मिराज खालिद, जो किसी दौर में जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी और 6 माह के लिए वज़ीर आला पंजाब रहे थे, वो इंतखाबात के साथ साथ हुक्मरान जोड़े के एहतसाब पर जुट गए। अगर साबिक हुक्मरानों का एहतसाब करना था तो जाहिर है पहले अपनी इखलाकी हैसियत बरतर दिखाना ज़रूरी थी। इसलिए उन्होंने सादगी को शार बनाया, हकूमती अखराजात और वज़रा की तनख्वाहें कम की, बैरून मुल्क सरकारी इलाज बंद किए और लंबे चौड़े प्रोटोकॉल के बजाय एक गाड़ी पर सफ़र शुरू किया। बहरहाल ये बात जहन में रहना चाहिए कि मलिक मिराज खालिद ज़ाती हैसियत में भी एक खुददार और सादा ज़िंदगी बसर करने वाले इंसान ही थे। सादगी का चैलेंज तो आसानी से हासिल हो गया, लेकिन इस दौरान दूसरा चैलेंज उनके लिए ज़्यादा सख्त साबित होने वाला था। इब्तिदा में उन्हें यकीन था या उनके मातहतों की तरफ से दिलाया गया था कि एहतसाब बस चंद रोज़ की बात है। सारे सबूत, गवाह, सब कुछ मौजूद है। चंद हफ्तों में सारे करप्ट लोग सलाखों के पीछे और लूटी हुई दौलत कौमी खजाने में वापस आ जाएगी। निगरान वजीर आज़म करप्ट हुक्मरानों की ऐसी फहरिस्तें बनती देख रहे थे कि कौम हैरान रह जाए। उन्होंने शायद सादगी में या किसी के कहने पर यह तक बोल दिया कि आलमी इदारे लूटी हुई मुबैना रकम वापस दिलवाएंगे। उनके मुताबिक आलमी इदारों ने उन्हें यह भी बता दिया था कि कर्ज की वो रकूम जो IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को दिया करते थे, वो दरअसल करप्ट सियासतदान गैर मुल्कों में जमा करवा दिया करते थे। मलिक मिराज खालिद ने ये रकम भी वापस लाने का वादा कर लिया। सारे काम जल्दी जल्दी करने के लिए एहतियातन उन्होंने अदालतों को 3 माह में केसेस निपटाने की हदायत भी कर दी। उनका दयानतदाराना ख्याल था कि लूटी दौलत वापस लाने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। वो इस कदर जज्बाती थे कि 60 दिन में मोजज़ात होते देख रहे थे, लेकिन कोई उन्हें ये नहीं बता रहा था कि ये मोजज़ात किस तरह जन्म लेंगे। हालांकि उनकी काबीना में बहुत से नामवर लोग शामिल थे, जैसे इरशाद अहमद हक्कानी,
शफकत महमूद और आबदा हुसैन वगैरह। एहतसाब के लिए निगरान वज़ीर आज़म के पास सबसे बड़ा क्रेडिट ये था कि उनकी शख्सियत पर करप्शन या बदउनवानी का कोई धब्बा नहीं था, लेकिन जिस बात ने एहतसाब के नारे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो ये था कि एहतसाब सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, पीपल्स पार्टी का हो रहा था। अब देखें कि आसिफ अली जरदारी पर तो मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल का मुकदमा बना और वो गिरफ्तार हुए, लेकिन इसी इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर और साबिक वज़ीर आला सिंध अब्दुल्ला शाह को भी धर लिया गया। और तो और इसी मुकदमे में मोहतरमा भुट्टो दौर के सरबराह इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ खटक और SSP वाजिद दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बरक्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम सीधा सीधा सदर मुमलकत फारूक लगारी पर लगा रही थीं। जवाब में सदर फारूक लगारी भी खुलकर आसिफ अली जरदारी को कातिल करार दे रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि बेनज़ीर भुट्टो को मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का पहले से इल्म था। इसी दौरान निगरान वज़ीर आज़म ने इंकशाफ किया कि मुर्तज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए बेनज़ीर हुकूमत ने बरतानिया से जो डिटेक्टिव बुलाए थे वो भी जाली थे। आसिफ जरदारी, जिन्हें अपनी ज़िंदगी ख़तरे में महसूस हो रही थी, वो पेशियों के दौरान चीख चीख कर कह रहे थे कि मैंने तो आज तक तीतर नहीं मारा, मुर्तज़ा भुट्टो को कैसे मार सकता हूँ। सिराज दुरानी, शोएब सडल और जुल्फ़कार मिर्ज़ा को भी इसी कत्ल में मुलव्विस करार देकर यूं खबरें शाया करवाई गईं कि जैसे सारा केस हल कर लिया गया है, वादा माफ गवाह मिल गए हैं और अब बस चालान पेश होगा और आसिफ जरदारी कातिल साबित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। ये मुकदमा भी गर्द के एक तूफान की तरह उठा और फिर हमेशा के लिए बैठ गया। सिर्फ मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस ही नहीं, बल्कि और भी कई मुकदमात खोलकर पीपल्स पार्टी के वो तमाम रहनुमा जिन्हें इंतखाबी मुहिम चलाना थी, सलाखों के पीछे धकेले जा रहे थे। आसिफ अली जरदारी तो थे ही गिरफ्तार, लेकिन जल्द ही उनके वालिद हाकिम अली जरदारी को भी हिरासत में ले लिया गया। वज़ारत दाखिला ने नाहिद खान, नवीद कमर और रहमान मलिक समेत 56 लोगों की फहरिस्त तैयार की थी, जिनके बारे में कहा गया था कि इनकी करप्शन के सबूत मिल चुके हैं। इनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई और बेशतर को अरेस्ट भी कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में सबसे यादगार वाकया रहमान मलिक की गिरफ्तारी का था। जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की गई तो रहमान मलिक FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे। 27 नवंबर को वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उन्हीं के मातहत उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंदर दाखिल हुए तो रहमान मलिक की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ इसी पर बस नहीं, उन्हें गिरफ्तार करके उसी सेल में रखा गया जहां भी चंद माह पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को रखा हुआ था। करप्शन के खिलाफ इस तूफानी एहतसाब में एक और शख्सियत को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गंदम और डीजल के सौदों में कमीशन खाया है। मौलाना फजलुर रहमान इस इल्ज़ाम की जद में ऐसे आए कि आज तक उन्हें इसका ताना दिया जाता है। एहतसाब का ये सिलसिला जिस ज़ोरों शोर से शुरू किया गया था, चंद हफ्तों में ही इससे हवा भी उसी आबोताब से निकलने लगी और सिर्फ एहतसाब का नारा ही फीका नहीं पड़ रहा था, बल्कि निगरान वज़ीर आज़म महराज खालिद के बुलंद इरादे भी ठंडे पड़ते जा रहे थे। इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। एक ये कि जिस सरकारी रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ सबूत जमा करने के दावे हुए थे, वहां से ऐसा कुछ नहीं निकला था जिसे अदालत में साबित किया जा सके। दूसरी वजह यह थी कि जिन लोगों को वादा माफ गवाह बनाने का दावा किया गया था, उनकी गवाहियां भी बेनतीजा साबित हुईं। चंद हफ्तों में ही निगरान वज़ीर आज़म को मालूम हो गया था कि वो जोशे खिताबत में कुछ ज़्यादा ही बोल चुके हैं। चुनाचे अब बैलेंस करने के लिए वो हकीकत पसंदी की तरफ आ रहे थे। उनका तकिया कलाम कि किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे अब इस जुमले में बदल रहा था कि थोड़े अरसे में एहतसाब नामुमकिन है। करप्शन के सबूत मिलने में मुश्किल पेश आ रही है। अब वो एहतसाब के लिए 2 से 3 साल का वक्त मांगने लगे थे। अगर वो यही बयानात देते रहते तो भी शायद ठीक था, लेकिन फिर जब ज्यादा मायूस होने लगे तो एक मौके पर एहतियात का दामन ही छोड़ बैठे और गुस्से में कह गए कि सारी कौम ही करप्ट,
ذہنی مریض اور انسانیت سے محروم ہے۔ کچھ اور دن گزرے تو اپنی ناکامی کے اعتراف کے سوا کوئی بات نہ بچی۔ انہوں نے کہا چونکہ ہم احتساب نہیں کر سکے اس لیے ہمیں ناکام کہا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ آج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ احتساب کے عمل کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کی ایک تکلیف دہ تاریخ ہی اس شک کی وجہ ہے۔ اس ناکامی کے اعلان پر نگران وزیر اعظم سے زیادہ برہم جماعت اسلامی نظر آئی۔ قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی تھے، وہ اتنے جذباتی ہوئے کہ انہوں نے انتخابات ہی کا بائیکاٹ کر دیا۔ صرف بائیکاٹ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے دھرنوں کا اعلان بھی کر دیا اور کہا کہ نہ وہ خود ووٹ ڈالیں گے نہ کسی کو ڈالنے دیں گے۔ جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی ساتھی جماعت سمجھا جاتا تھا، اس لیے جب انہوں نے بائیکاٹ کیا تو ساتھ ہی ملک میں انتخابات ملتوی ہونے کی افواہیں پھیلنے لگیں۔ انتخابات ملتوی ہونے کی خبریں پھیلیں تو ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھا کہ اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو پھر اس کی جگہ 3 ماہ بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں سب سے زیادہ بازگشت صدارتی نظام کی تھی۔ بینظیر بھٹو نے صدر فاروق لغاری پر الزام لگایا کہ وہ ملک میں صدارتی نظام کے لیے کنگز پارٹی بنا رہے ہیں۔ اس بات کو مزید تقویت اس وقت ملی جب صدر مملکت نے الیکشن سے پہلے ایک قومی نوعیت کا بہت اہم فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ تھا قومی سلامتی کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ۔ انہوں نے نہ صرف قومی سلامتی کونسل تشکیل دی بلکہ مسلح افواج کو بھی اس کا مستقل رکن بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ اسے پارلیمنٹ سے منظور ہونا چاہیے تھا۔ اس فیصلے پر بی بی سی نے یہ لکھ کر تنقید کی کہ فوج کو حکومتی معاملات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور بینظیر بھٹو نے بھی اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ صرف مسلم لیگ نون تھی جو قومی سلامتی کونسل کی حمایت کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہرحال اس فیصلے نے صدارتی نظام کی افواہ کو مزید ہوا دی۔ سلامتی کونسل کا پہلا اجلاس اس کے قیام کے 2 روز بعد 8 جنوری 1997 میں ہوا۔ قومی سلامتی کونسل یا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پہلے ہی اجلاس میں سیاست پر طویل بحث ہوئی۔ 7 گھنٹے اجلاس جاری رہا جس میں نگران حکومت اپنے 2 ماہ کی کارکردگی پر صفائیاں پیش کرتی رہی، لیکن اجلاس میں مسلح افواج کے نمائندوں کی طرف سے احتساب میں سست رفتاری پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تاہم اسی اجلاس میں الیکشن بروقت کروانے کا بھی اعلان سامنے آیا، یعنی صدارتی نظام کے قیام کی افواہوں کو مسترد کیا گیا۔ جماعت اسلامی تو خیر الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی تھی، پیپلز پارٹی، میڈیا اور نگران حکومت دونوں طرف سے احتساب اور گرفتاریاں بھگت رہی تھی۔ ایسے میں صرف مسلم لیگ نون واحد بڑی سیاسی جماعت تھی جسے کھل کر انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا۔ مسلم لیگ کے مد مقابل صرف ایک شخص تھا جس سے انہوں نے ضرورت سے زیادہ خطرہ محسوس کر لیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جسے مسلم لیگ کے سربراہ خود سیاست میں آنے کی دعوت دے چکے تھے۔ آج آپ نواز شریف کے بارے میں عمران خان کے لہجے میں جو سختی اور تلخی دیکھتے ہیں اس کے بیج 1996 کے الیکشن میں بوئے گئے تھے۔ نواز شریف نے لاہور کے حلقہ 95 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو عمران خان نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کروا دیے۔ یہ 1 to 1 مقابلہ تھا۔ اس مقابلے کا کیا بنا؟ عمران خان نواز شریف کو گیدڑ شریف کیوں کہہ رہے تھے، اور سیتا وائٹ کی کہانی سب سے پہلے کون اور کیسے نکال کر لایا؟ مسلم لیگ نون اور صرف 6 ماہ پہلے بننے والی نئی نویلی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے تاریخی دنگل کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دنگل تو ہوگا اگلی قسط میں، لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو کہتے تھے کہ وہ کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے، انہیں ایک سیاسی جماعت کیوں بنانا پڑی، تو یہاں کلک کیجئے۔ اور اگر آپ ایک ایسے شخص کی سنسنی خیز سچی کہانی جاننا چاہتے ہیں جس کا ہٹلر بھی فین تھا، تو یہاں کلک کیجئے۔ دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ۔